My name is Kimraj, and after the completion of chapter number 5, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी का, दैट इज़ आर इन्वायरमेंट। तो हमारा वातावरण जिसे हम लोग बोलते हैं आर इन्वायरमेंट। तो हमारा इन्वायरमेंट क्या है, क्या इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, व्हाट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप है, वो सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर आर इन्वायरमेंट, है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट मतलब हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। द एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे आसपास में जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब को हम लोग अपना एनवायरमेंट बोलेंगे कि ये हमारा एनवायरमेंट है, और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। ठीक है, इट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ कंस्टिट्यूट द एनवायरमेंट। तो दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों मिलकर एनवायरमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, देखो आप ये डायग्राम जैसे देख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग कंपोनेंट जो होता है, उस लिविंग कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। और नॉन लिविंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट। तो एक बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन द एनवायरमेंट, जिसकी मदद से एनवायरमेंट या सराउंडिंग बनती है, दैट इज लिविंग जिसे हम बायोटिक बोलते हैं, एंड ए लिविंग जिसको हम लोग एबायोटिक बोलते हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के अंडर में आएंगे। नॉन लिविंग हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे हम लोग बात करेंगे नॉन लिविंग की बात करेंगे तो वी कैन टॉक अबाउट गैसेस लाइक ऑक्सीजन गैस हो गया, है ना, वाटर, सॉइल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। रेस्पिरेशन के लिए गैसेस ज़रूरी है जो कि नॉन लिविंग है, एबायोटिक कंपोनेंट है। इट मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक्चुअली कंस्टिट्यूट द एनवायरमेंट एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एटमोसफियर और फॉर द एनवायरमेंट। दोनों ही बहुत ज़रूरी है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सराउंडिंग में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, काउ, रैबिट, ये सब दिख रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, सी है, सी का वाटर हो गया, है ना, लैंड हो गया, है ना, दैट पर्टिकुलर सनलाइट हो गया, सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इन्वायरमेंट इज अ सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को मिलाकर, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट को मिलाकर हमारा एनवायरमेंट बनता है। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट बनता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं और लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, है ना। तो दे आर नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे एटमोसफेयर को अफेक्ट करते हैं, हमारे एटमोसफेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, दैट इज क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक विंड, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। सो विंड, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट है, नॉन लिविंग फैक्टर्स है। तो विंड ज़रूरी है ना, वाटर भी ज़रूरी है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइट भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच बिकॉज इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ साइट। तो साइट देखने के लिए लाइट हेल्प करती है, और लाइट कितनी ज़रूरी है प्लांट के लिए भी। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ज़रूरी है। जैसे सीज़न बदलते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होना ज़रूरी है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो इसके अलावा फिजियोग्राफिक फैक्टर्स लाइक हाइट एंड स्लोप। हाइट मीन्स आपका एक पर्टिकुलर जो ग्राउंड लेवल है वो सी से कितना अबाउ लेवल में है, या कितना हम बात करेंगे कितना ऊपर की तरफ है, और ये कितना स्लोप, स्लोप मतलब माउंटेन्स और जो वैलीज़ हैं उनकी कितनी स्लोप्स हैं, स्लोप्स के नीचे कितना ग्राउंड लेवल है, तो वो सब ज़रूरी है। वो सब डिफाइन करता है कि वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा एडेफिक फैक्टर्स लाइक मिनरल्स, सॉइल टेक्सचर, सॉइल ऑर्गेनिज्म, पीएच ऑफ सॉइल, है ना। सो और जो अर्थ क्रस्ट में जो होते हैं फैक्टर्स लाइक, हम बात करेंगे मिनरल्स जो हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है, सॉइल टेक्सचर ऑफ सॉइल,
सॉइल ऑर्गेनिज्म, पीएच ऑफ द सॉइल, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, इन्वायरमेंट के जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सॉइल कितना ज़रूरी है हमें पता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सॉइल का पीएच कितना होता है, न्यूट्रल पीएच होता है तो प्लांट आसानी से ग्रो कर पाते हैं, है ना। देन विच ऑर्गेनिजम्स लिव्स इनसाइड द सॉइल, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक वी कैन से स्नेल्स हो गए और रैबिट हो गए, है ना। ये जो स्नेक हो गए ये ज़मीन के नीचे रहते हैं, इट्स लिव्स इनसाइड द सॉइल, है ना। वो बर्रो करते हैं, खड्डा करके ज़मीन के नीचे रहते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स ज़मीन के नीचे वाले रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सॉइल का टेक्सचर वगैरह भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। देन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो कौन कौन से हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग मतलब जो एनिमल चरते हैं, जो खाना खाते से बात करेंगे, गोट, शीप, है ना, बफेलो, दे आर नोन एज ग्रेजिंग एनिमल्स बिकॉज वो चरना जानते हैं, वो ग्रास खाते हैं और वो चरते रहते हैं, तो उन्हें ग्रेजिंग एनिमल्स बोलेंगे। इंसेक्ट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, है ना। जैसे हम बात करेंगे कोई भी आप बात कर सकते हो इंसेक्ट की। तो फिर लाइकेन्स, व्हाट इज लाइकेन, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी और फंगस में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे हम लोग लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बोथ एल्गी एंड फंगस दे शेयर देयर फूड, वाटर एंड शेल्टर विथ ईच अदर, अपने एक दूसरे का शेयर करती है और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो उसी को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं और उसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो लाइकेन से हमको लिटमस पेपर मिलता है और लाइकेन को हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं, बिकॉज जहाँ पर एयर काफ़ी क्लीन होती है, प्योर होती है, वहाँ पर लाइकेन्स जनरली मिल जाती है, आपको ग्रो करती है। ठीक है, तो लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ठीक है, ह्यूमंस आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कम्स अंडर द बायोटिक फैक्टर ऑफ द एटमोस्फियर या एनवायरमेंट। देन पैरासाइट्स ऑल्सो देयर, जो कि किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम बात करेंगे लाइस, लीच, है ना, ये एग्जांपल हो गए पैरासाइट्स के। तो ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं और सारे ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट को कंस्टिट्यूट करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि वेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे वेस्ट मटेरियल की। अब वेस्ट क्या होता है, हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स स्पेशली दिन में बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया विच इंक्लूड्स लाइक गार्बेज कमिंग फ्रॉम किचन वेस्ट, गार्बेज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दे आर सिंपली डिफाइंड एज यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल। जो यूजलेस मटेरियल है, जो हमारे काम का नहीं है, डिस्कार्डेड, जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, फेंक दिया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। तो उसी को हम लोग वेस्ट बोलेंगे। वेस्ट कैन बी गैशियस फॉर्म में वेस्ट हो सकता है, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैशियस वेस्ट फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में सीवेज वाटर, जो हमारे घर से सीवेज वाटर निकलता है, जो सीवरेज पाइप से फिल्टर हाउस तक जाता है, जहाँ पर वो फिल्टर होकर क्लीन करके फिर उसको रिवर या सी में इसको हम लोग ड्रेन कर देते हैं, तो वो भी एक आपका लिक्विड वेस्ट हो गया। सॉलिड वेस्ट के अंदर आपका फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड जो है वो आपका सॉलिड वेस्ट में आ गया। ठीक है, तो ये वेस्ट जो हम लोग जनरेट करते हैं, मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, इस वेस्ट को डिस्पोज करना ठीक से, ताकि पॉल्यूशन ना हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो उसके अलग अलग मेथड है। कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, तो लेट अस सी कौन कौन से मेथड है। तो हमारे पास मेथड्स हैं, उससे पहले जान लेते हैं। वेस्ट दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, वो वेस्ट होते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर फॉर्म्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे वेस्ट जैसे हम लोग बात करेंगे फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, इन वेस्ट के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डीकम्पोजर ग्रो करते हैं और उसको फूड को, वेस्ट मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में तोड़कर उसे एक, हम बात कर सकते हैं, एक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी।
तो ऐसे वेस्ट को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे. इट इज़ अ वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस सच बाय सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोफाइट्स बोलो, सेप्रोट्रॉप्स बोलो या फिर डीकम्पोजर्स बोलो. एग्जाम्पल किचन वेस्ट, सीवेज, कॉटन, क्लोथ एटसेट्रा. तो ये जो होते हैं इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर फॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? दीज आर दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो ऐसे वेस्ट जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़े नहीं जा सकते, है ना, विच रिमेन्स इन देयर एक्चुअल फॉर्म फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. मिलियंस ऑफ ईयर्स भी बीत जाएंगे लेकिन वो एक्चुअल फॉर्म में रहेंगे, वो डीकम्पोज नहीं होंगे और ना वो सिंपलर फॉर्म में टूटेंगे बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कौन से ऐसे? प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स एटसेट्रा, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो मेजर चैलेंज क्या है हमारे पास? मेजर चैलेंज है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरह से हम लोग मैनेज करें या डीकम्पोज करें. किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं या उसे हम लोग डीकम्पोज कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम उसे मैनेज कर सकते हैं, तो वही हम लोग जानेंगे. तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज पॉलीथीन, प्लास्टिक जो है हमारी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है तो किसे नो टू प्लास्टिक, इसे तरह जो कैंपेन चल रहे हैं जिसमें हम लोग प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्लास्टिक बिकते हैं और उसके हम यूज़ भी करते हैं. तो इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग लॉट ऑफ पॉल्यूशन. अगर प्लास्टिक को जलाओगे तो इट विल क्रिएट एयर पॉल्यूशन, बिकॉज उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं. अगर आप इसको डिग करके कोई भी इसको मीन्स बरी कर दोगे ज़मीन के नीचे, ग्राउंड के नीचे, तो इट विल कॉज सॉइल पॉल्यूशन, है ना, या इसको पानी में डाल दोगे इट विल कॉज वाटर पॉल्यूशन. तो अल्टीमेटली तो इसको डिस्पोज करना ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. किसको? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. ठीक है. तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बिकॉज हम पता है कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया. अगर हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन जो हैं वो डेली एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोग इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, हम लोग शहर को बड़ा कर रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं. तो इससे क्या हो जाता है? इससे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत हो रहा है. ठीक है. तो हार्मफुल गैसेस, है ना, हार्मफुल गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, ये हमारे लिए हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती है? पॉल्यूट करती है. स्मोक एटसेट्रा. स्मोक जो हमारे कोई भी कोल को जलाने पर जो ब्लैक कलर का जो निकलता है उसे हम लोग स्मोक बोलेंगे, विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर. इससे हमारी विजिबिलिटी भी लो होती है, ट्रांसपेरेंसी भी लो हो जाती है. ठीक है. सो इससे पॉल्यूशन बढ़ता है. सो वी कैन से डिफाइन व्हाट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल. अगर एयर, वाटर एंड सॉइल के अंदर कोई भी फिजिकल या केमिकल बदलाव आता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन. और जो ये ऐसा करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. दे आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स. तो इससे हमारे क्या होता है? बहुत सारी डिजीज हो सकती है. अगर आप हार्मफुल गैसेस को इनहेल करते हो तो यू विल सफ़र फ्रॉम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एटसेट्रा. ठीक है. अस्थमा इट इज रेस्पिरेटरी डिजीज. ब्रोंकाइटिस it means swelling in the bronchies, it is also respiratory disease. and ecological imbalance, जो इकोलॉजी है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें भी इम्बैलेंस हो जाएगा. सो ये पॉल्यूशन एक बहुत ही मेजर चैलेंज है. ठीक है. फिर हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे. सो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंप्राइजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद फूड चेन एंड बायोलॉजिकल साइकिल्स. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी फूड चेन के बारे में, उन बायोजियोकेमिकल साइकिल जो चलती है, नाइट्रोजन साइकिल, है ना, जो आपकी ऑक्सीजन साइकिल होती है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है. तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे. अब बायोस्फीयर आपको वर्ड पता है. बायोस्फीयर जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है ना. हाइड्रोस्फीयर दैट इज वाटर, लिथोस्फीयर दैट इज लैंड एंड एटमॉस्फेयर दैट इज एयर. जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होती हैं दैट इज द
अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। तो जीने के लिए वो सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन होती है। तो जहाँ पर वो तीनों मौजूद है उसे हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे। सो अर्थ ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पर ये तीनों मौजूद है और हम यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल गार्डन में है, गार्डन इज ऑल्सो इकोसिस्टम। गार्डन भी इकोसिस्टम है बिकॉज गार्डन के अंदर आपको प्लांट्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, सॉइल भी होगी, वाटर भी होगी, एयर भी होगी। तो वहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आपको दिखेंगे। सो यू कैन फाइंड ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल्स लाइक फ्रॉग, insect, etc. These organisms interact with each other and they also affect the abiotic factors, affect by their growth, reproduction, other activities. तो ये ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट करके एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो कि खुद ब खुद बन जाता है, इट इज क्रिएटेड बाय द नेचर, एंड वी हैव आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो नेचुरल में लेक्स, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ये सब किस में आते हैं? ये सब नेचुरल में आते हैं बिकॉज लेक, पॉन्ड हो गया, सी हो गया, ठीक है, ये फॉरेस्ट हो गया, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचर ने खुद बनाया। देन वी हैव आर्टिफिशियल जो इंसानों ने बनाया, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम आर गार्डन हमने ग्रो किए हैं, क्रॉप फील्ड हमने ग्रो किया है, एक्वेरियम जहाँ फिशेस रहती हैं वो भी हमने बनाया है। तो ये आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। देन हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इकोसिस्टम में मेनली दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रोड्यूसर्स और एक है कंज्यूमर्स। मेनली दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, यू नो वेरी वेल, ग्रीन प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। दैट इज वाई ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, या बोल सकते हो ऑटोट्रॉप्स। उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये दे यूटिलाइज क्या यूज़ करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं एंड कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो कुछ एक्वाटिक ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? पानी में रहने वाले जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो like a small aquatic green plants are called phytoplanktons. So small aquatic green plants are known as phytoplanktons. Second है consumers. Consumers मतलब जो खाना खाते हैं, किससे? प्रोड्यूसर से खाना खाते हैं। जैसे हम लोग humans are also consumers because we cannot prepare own food. We depends directly or indirectly upon the plants. तो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दैट इज वाई हमको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स है बिकॉज वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर द फूड, फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, है ना। और कंज्यूमर तीन टाइप के हमारे पास हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। अब ये क्या होता है ये आपको पता है। हर्बीवोर वो होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, है ना, उनको हम लोग हर्बीवोर्स बोलेंगे। प्योर वेजिटेरियन को हम लोग हर्बीवोर बोलेंगे, है ना। या इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हो। एग्जाम्पल क्या है आप देख सकते हो डायग्राम में, डियर, हॉर्स, जेब्रा, है ना, बफेलो, एलिफेंट, दीज आर हर्बीवोर्स। सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, जैसे लायन, टाइगर, वो दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसका फ्लैश खाते हैं, तो उसको बोल दिया कार्निवोर। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स एटसेट्रा। सो दीज आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कार्निवोर बोलते हैं। देन वी हैव ओमनीवोर। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ओमनीवोर्स वो होते हैं विच कैन ईट ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, जो दोनों ही खा सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी खा सकते हैं और फ्लैश, मांस भी खा सकते हैं, तो उन्हें बोलेंगे ओमनीवोर। तो उसमें एग्जांपल ह्यूमंस हम लोग हो गए, ह्यूमंस, बैर, भालू हो गया, ठीक है। देन वी हैव कैट, डॉग, वो सब किस में आते हैं? ओमनीवोर में आते हैं। दे कैन ईट बोथ ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुद खाना नहीं बनाते हैं लेकिन किसी दूसरी की बॉडी के ऊपर, उसकी बॉडी के अंदर या ऊपर अटैच हो जाते हैं, वहाँ पर सर्वाइव करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं। दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, है ना। सो दे आर दोज दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, जो दूसरे की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं
और जिसकी बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं हम लोग होस्ट। ठीक है, किसके लिए? फॉर द फूड, खाना खाने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं तो उन्हें बोलते हैं पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे होस्ट। एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन सी दैट हमारे पास जो है लाइस, जुएँ जो होती है बालों में, वो खून चूसती है, तो इट इज़ ए होस्ट। हम लोग वो पैरासाइट है और हम लोग होस्ट हैं। लीच, जिसको हम लोग लीच हम बोले जोंक इस हिंदी में बोलते हैं, जो खून चूसती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, है ना। इट इज़ अ ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, तो वो एक पैरासाइट है और हम लोग उसके लिए होस्ट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल, प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल दूँ तो कस्कूटा, जिसको हम लोग अमर बेल बोलते हैं। अमर बेल येलो कलर की बेल होती है ना, जिसको हम लोग क्लाइंबर बोलेंगे, बेल मीन्स क्लाइंबर, विच ग्रो ऑन द अदर ट्रीज या अदर प्लांट्स, दूसरे ट्री या प्लांट पे ग्रो करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन शक करते हैं, है ना, विदाउट किलिंग द होस्ट। ये भी एक जानने वाली बात है, पैरासाइट विदाउट किलिंग द होस्ट। पैरासाइट जो है होस्ट को किल नहीं करते हैं, बट धीरे 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 उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। फिर हमारे पास है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं, सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स बोल सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, कोई सी डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड फंगस, ये मेनली आपके डीकम्पोजर होते हैं। दे आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस, लाइक बैक्टीरिया, है ना, वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं और उसकी बॉडी को डीकम्पोज करके उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दीज आर द डीकम्पोजर्स, है ना। तो ये अपने पास था पार्ट नंबर 1 ऑफ द चैप्टर आर एनवायरनमेंट। तो हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक है हम लोग पार्ट 2 में इंक्लूड कर लेंगे, है ना। सो दिस इज अ पार्ट नंबर 1. So if you have any confusion, you can ask your confusion in the comment section. Till then, take care, have a nice day, God bless you.